हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस पेडागोजी के महत्वपूर्ण सवालों को, जो होगा सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग भी अपना कॉपी पेन लेकर के शुरू हो जाएं और जो भी क्वेश्चंस आए वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें खुद, और फिर अपने मार्क्स को जो है मेरे साथ शेयर करें, तो जिससे कि बेहतर तैयारी हो सके। तो आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, A science teacher is interested to focus more on acquisition of process skill by the learners. Which of the following combination of method of teaching should be preferred by her to achieve the objective? एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशल के अर्जन पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, तो कौन से शिक्षण पद्धति को प्राथमिकता देगी जिससे इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। मतलब एक शिक्षार्थी है ना, शिक्षिका है, वो चाहती है कि बच्चे के अंदर प्रोसेस स्किल डेवलप हो। तो फ्रेंड्स, आपको पता है दो प्रकार के स्किल होते हैं, एक आपका प्रोसेस स्किल, दूसरा आपका मैनिपुलेटिव स्किल, है ना, मैनिपुलेटिव स्किल। तो प्रोसेस स्किल के अंतर्गत बच्चों को ऑब्जर्वेशन किस प्रकार से किया जाता है लेबोरेटरी में, है ना, किस प्रकार से लैब्स के अंदर बच्चे ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, ये चीज़ सिखाया जाता है। मैनिपुलेटिव स्किल में बच्चों को किस प्रकार से उपकरणों को पकड़ना है ना, किस तरह से उसको जो है यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दो तरीके का स्किल है, एक प्रोसेस स्किल, दूसरा मैनिपुलेटिव स्किल। अब शिक्षिका किसके बारे में बोल रही है? प्रोसेस स्किल को बच्चे के अंदर डेवलप करना है, बच्चे किस तरीके से निरीक्षण करेंगे, है ना, ये है। तो यहाँ पे आप किसको आप प्राथमिकता देंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है असाइनमेंट कम क्वेश्चनिंग मेथड, है ना, दत्त कार्य कम प्रश्न पद्धति, या फिर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब व्याख्या सह चर्चा विधि। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, और लास्ट है आपका लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्यान सह निर्देशन या निदर्शन पद्धति। तो कौन सा ऑप्शन है जिससे आप बच्चों के अंदर प्रक्रमण कौशल मतलब प्रोसेस स्किल को डेवलप कर सकते हैं? बच्चे ऑब्जर्व ठीक से करें, है ना, मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं बच्चे ठीक से करें। तो यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है आपका प्रोसेस स्किल? जुड़ा हुआ है आपका प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड, है ना, प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड। सबसे बेहतर आंसर आपका क्या होगा? प्रयोगशाला पद्धति, है ना, जो परियोजना पद्धति है, या फिर जो है आपका प्रयोगशाला पद्धति। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है प्रोजेक्ट मेथड, है ना, बच्चे जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर करके किसी भी रियल लाइफ का जो प्रॉब्लम्स होता है उसको बच्चे सॉल्व करते हैं। और लेबोरेटरी में क्या होता है, बच्चे साइंस के जितने भी जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर होता है, कंसेप्ट होता है, उन सभी चीज़ों का बच्चे क्या करते हैं, वो मतलब प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्किल इन स्टूडेंट्स। मतलब कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? अगर बच्चे के अंदर आपको साइंटिफिक स्किल को डेवलप करना है तो कौन सा सबसे सूटेड, है ना, कौन सा सबसे उपयुक्त ऑप्शन हो सकता है? साइंस क्यूज करवाना, है ना, विज्ञान प्रश्नोत्तरी करवाना, या फिर फील्ड विजिट क्षेत्र भ्रमण पे ले जाएंगे, साइंस ओलंपियाड करवाएंगे, या फिर लेबोरेटरी वर्क प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करेंगे। तो बच्चे के अंदर क्या कराना है आपको? साइंटिफिक स्किल को डेवलप करेंगे, ठीक बात है, प्रश्नोत्तरी ठीक है, क्षेत्र भ्रमण करा के क्या करेंगे आप? बच्चे के अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल को बेहतर कर सकते हैं कि हाँ भाई क्षेत्र में, है ना, आप फील्ड विजिट करवा रहे हैं, वहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से फ्लावर होते हैं, है ना, कितने प्रकार के जो है अलग अलग आप ऑब्जर्वेशन स्किल को बेहतर कर सकते हैं इसके द्वारा, है ना, बच्चे अच्छे से निरीक्षण कर पाएंगे। नेक्स्ट है साइंस ओलंपियाड, ये भी ठीक बात है कि बच्चे यहाँ पे जो है क्या करते हैं, इस साइंस ओलंपियाड करवा करके बच्चे जो है किसी भी साइंस के कंसेप्ट को बहुत ही डीपली उसका अध्ययन करते हैं, उनको डीप जानकारी होती है ना, और अपने जो भी नॉलेज होता है उसको बच्चे यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना, मतलब परफॉर्म लेबोरेटरी वर्क, जहाँ बच्चे जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हैं और जो भी बच्चे जो कंसेप्ट सीखते हैं उसको क्या करते हैं, वहाँ पर सिद्ध करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का क्या होता है, साइंटिफिक स्किल जो है वो डेवलप होता है। तो सबसे बेहतर आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी, है ना, अपर प्राइमरी स्टेज, है ना, अपर प्राइमरी स्टेज जो उच्च प्राथमिक स्तर है 6 to 8 में सबसे अच्छा उद्देश्य क्या होता है, मतलब मेन उद्देश्य क्या है विज्ञान पढ़ाने का? आप रेशनल थिंकिंग, है ना, टू प्रोमोट रेशनल थिंकिंग, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, या फिर टू रिमेंबर नेम्स ऑफ साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज, जो भी खोज हुआ है, जो वैज्ञानिक नाम है उसको रिमेंबर करवाना, उसको याद कराना, या फिर टू लर्न इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फार्मूला, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, सूत्र है, उसको सिखाना, या फिर टू डेवलप प्रोफिशिएंसी इन सॉल्विंग एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जो भी पाठ के जो अंत में अभ्यास प्रश्न दिए रहते हैं उसको हल करने की निपुणता विकसित करना। तो साइंस
टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है एट अपर प्राइमरी स्टेज, है ना। अपर प्राइमरी स्टेज में कौन सा उद्देश्य होता है? तो सबसे अच्छा फ्रेंड्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 कट जाएगा आपका, 3 कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा आपका, ठीक। कुछ हद तक 4 आप लोगों को लगा होगा, लेकिन नहीं होगा 4, है ना। जो भी अंत में प्रश्न दिए गए हैं उससे बेहतर है ना बच्चे के अंदर जो तार्किक चिंतन है उसको बढ़ावा देना। जिस तरीके से मैथ्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे को मैथमेटाइज कर दो, है ना, बच्चे के जो दिमाग है उसको गणितीयकरण कर दीजिए, वो बेहतर होता है मुख्य उद्देश्य। उसी तरीके से यहाँ पे साइंस में जो है बच्चे को क्या कराना है? तार्किक चिंतन डेवलप करा देना बच्चे के, है ना, कि बच्चे जो है साइंटिफिकली किसी चीज़ को क्या कर पाए, सोच पाए, चिंतन कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जो आपका है 84 नंबर, वो ये रहा, प्रैक्टिकल वर्क ऑफ साइंस में बी गिवन ड्यू एम्फेसिस इन ऑर्डर टू, है ना। विज्ञान में डैश के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जाता है। तो प्रायोगिक कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, है ना, किस चीज़ के लिए प्रायोगिक कार्य पे बल दिया जाता है? साइंस के अंतर्गत। इम्प्रूव द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी के द्वारा अंक प्राप्त किए जाते हैं उसमें प्रतिशतता में उसको सुधार करने के लिए आप प्रायोगिक कार्य करते हो। या फिर हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप हैबिट ऑफ मेंटेनिंग रिटन रिकॉर्ड्स, बच्चे के अंदर जो है रिटन रिकॉर्ड्स रखने की आदत जो है वो डेवलप हो जाए। या फिर कीप प्रॉपर चेक ऑन पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे जो है समय पाबंदी हो जाए, है ना, नियमितता हो जाए, उसकी सही तरह से जांच करने के लिए। या फिर हेल्प द स्टूडेंट्स वेरीफाई द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, जो भी सैद्धांतिक संकल्पना है उसकी सत्यता की जांच करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। किस चीज़ के लिए बच्चे को आप प्रायोगिक कार्य करवाते हो? अंक तो ऐसा नहीं है कि अंक में प्रतिशतता में सुधार करने, या फिर ये सबसे बेहतर कौन सा होता है? कुछ हद तक 3 आप लोगों को लगा होगा कि समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच, है ना, कि यहाँ पे ये हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल वर्क के बारे में बोल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल वर्क बच्चे करते हैं, उससे क्या होता है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट को बच्चे क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सबसे बेहतर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85, प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग ऑफ साइंस इज सूटेड मोस्ट टू, मतलब विज्ञान में परियोजना पद्धति डैश के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। प्रोजेक्ट मेथड होता है क्या? बच्चे कोऑपरेट कर करके एक दूसरे को मतलब सहायता से क्या करते हैं, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, है ना, सॉल्व करते हैं, है ना, किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है ये बच्चा सीखता है। तो यहाँ पे परियोजना पद्धति के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त क्या हो सकता है? विज्ञान में आधारभूत संकल्पना को, समझ को बढ़ावा देना, है ना, प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट इन साइंस, है ना, मतलब प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग ऑफ साइंस इज सूटेड मोस्ट टू, किस चीज़ के लिए प्रोजेक्ट मेथड, है ना, यूजफुल है? बेसिक कंसेप्ट साइंस का समझ है बच्चा इसलिए, या फिर इन्हांस एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, है ना, बच्चे के अंदर जो अंकीय योग्यता है उसको समुन्नत करने के लिए। स्ट्रेंथन रीजनिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, मतलब बच्चे के अंदर तर्कना कौशल जो है वो दृढ़ हो सके। या फिर प्रमोट साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्किंग, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए। तो प्रोजेक्ट मेथड यहाँ पे साइंस के अंतर्गत, है ना, क्यों उपयुक्त होता है? ताकि बच्चे जो है प्रमोट हो सकें, है ना, बच्चे जो है उनको बढ़ावा मिल सके वैज्ञानिक पद्धति का, है ना, उनके अंदर साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक एटीट्यूड विकसित हो सके। ये नहीं कि अंक ज़्यादा बढ़े या फिर तर्कना कौशल को दृढ़, ठीक बात था, तर्कना कौशल वाला आपका सही है ना, लेकिन तर्कना कौशल जब होगा तो वैज्ञानिक पद्धति का ही तो पार्ट है। जब तर्कना कौशल दृढ़ होगा तो वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा मिलेगा। और ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, ऑप्शन नंबर 4 में क्या इंक्लूड है, तो आपको खोजना रहता है सबसे व्यापक आंसर, तो आपका कौन सा हो जाएगा? 3 भी सही है, 4 भी सही है, तो यहाँ पे आप किसको मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 को, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में आपका 3 क्या है? इंक्लूड है। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 85, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग ऑफ साइंस रेफर्स टू, है ना, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम डैश की ओर संकेत करता है। तो रचनावाद उपागम मतलब कंस्ट्रक्ट, कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना, है ना, तो अप्लाइंग डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मूला इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। क्या रचनावाद उपागम इस ओर संकेत करता है कि समस्या समाधान में बहुत सारे गणितीय सूत्र का अनुप्रयोग करो, है ना, जो भी आपने सूत्र पढ़ा उसको मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसको क्या करिए? प्रयोग करिए। या फिर प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग टू स्टूडेंट्स, है ना, अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराना ये करता है। या फिर प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर रीडिंग मटेरियल ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, जो भी अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध करवाता है आपका रचनावादी उपागम। या फिर प्रोवाइडिंग एडिशनल एकेडमिक हेल्प टू वीक स्टूडेंट, जो वीक स्टूडेंट होते हैं उसको अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराता है। क्या करता है रचनावादी उपागम? तो रचनावादी उपागम कंस्ट्रक्ट करता है जब भी बच्चे किसी भी चीज़ को, है ना, जब खुद से जो है स्वयं किसी भी चीज़ को कर करके, है ना, एक्टिविटीज़ कर करके बच्चे कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उससे बच्चे के अंदर अनुभव आता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है ना, तो इस चीज़ को क्या करता है? वो संकेत करता है, यानी अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने को, है ना। तो विद्यार्थियों को क्या होता है? अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराना, इस ओर क्या करता है? रचनावादी उपागम जो है वो संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन साइंस, विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता क्या है?
रूपात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है, यह प्रकृति में निदानात्मक होता है, डायग्नोस्टिक इन नेचर है ना, या इट इज़ एम्ड एट डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन द स्टूडेंट, मतलब इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, या फिर एम्ड एट इनहेंसिंग प्रैक्टिकल स्किल, मतलब प्रायोगिक कौशल को समुन्नत करना। कौन सा उद्देश्य है ना। निम्नलिखित में से रूपात्मक आकलन की कौन सी विशेषता है, तो अंत में की जाती है, बिल्कुल गलत। प्रकृति में निदानात्मक होता है, तो फ्रेंड्स असेसमेंट जो है वो प्रकृति में क्या है, डायग्नोस्टिक नेचर, चाहे वो फॉर्मेटिव हो चाहे वो समेटिव हो। आपको वहाँ पे क्लास में जब हम पढ़ाए थे है ना, जब असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन जो आपका चैप्टर था उसमें हम आपको बताया है असेसमेंट क्या है, आपका डायग्नोस्टिक नेचर है ना, तो ये तो ठीक बात है, ऐसा विशेषता है ना। नेक्स्ट आपका इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, तो ये भी ठीक है। और नेक्स्ट है इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों का समुन्नत करना, ये भी आपका ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा मुख्य विशेषता कौन सा होगा, तो सबसे बेहतर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जिसमें सभी इंक्लूड हो जाएंगे। जब निदानात्मक होगा तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने आप हो जाएगा विकसित, प्रायोगिक कौशल को समुन्नत होगा तब भी आपका ऑप्शन नंबर 3 ही इंक्लूड कर लेगा। तो सभी ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे। समेटिव असेसमेंट इन साइंस शुड मेनली फोकस ऑन, विज्ञान में योगात्मक आकलन को डैश पे बल देना चाहिए, किस चीज़ पे बल देना चाहिए, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है टेस्टिंग ऑफ मेनली द प्रैक्टिकल स्किल, मतलब मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों के परीक्षण करने पर, या फिर टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल कंसेप्ट, जो महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पना है उसके परीक्षण पर योगात्मक आकलन को बल देना चाहिए, या फिर असेसिंग ऑब्जर्वेशन स्किल, सिर्फ और सिर्फ अवलोकन कौशल को आकलन करने पर बल देना चाहिए, किसको, योगात्मक आकलन को, या फिर डायग्नोसिस द एरिया ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ अ स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने के लिए ऐसा होना चाहिए योगात्मक आकलन। कैसा होना चाहिए योगात्मक आकलन भाई, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रायोगिक कौशल का परीक्षण करे, नहीं, सिर्फ सैद्धांतिक जो महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पना सिर्फ उसकी कर ले, या फिर सिर्फ अवलोकन कौशल का कर ले, नहीं, होना चाहिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समेटिव असेसमेंट इन साइंस शुड मेनली फोकस ऑन, है ना, शुड लगाया है, कैसा होना चाहिए, तो समेटिव हो या फॉर्मेटिव, आप क्या उससे एक्सपेक्ट करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि विद्यार्थियों के जो अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्र हैं उसका क्या हो, उसका निदान हो सके, चाहे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो चाहे वो समेटिव असेसमेंट हो, है ना। लास्ट में क्या होता है, यही होता है कि बच्चे के जो भी अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्र हैं उसका क्या होता है, निदान होता है। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको रिवीजन का टाइम बहुत मिलता है, मतलब आप बार बार डेली टेस्ट देते हो और डेली जो है आपको क्या मिलता है, स्पेस मिलता है रिवीजन का, लेकिन लास्ट में आपका समेटिव होता है ना, जो कि कम आपकी समस्या को पहचान करके क्या करता है, निदान करने का मौका कम मिलता है, रिवीजन का स्पेस कम मिलता है। लेकिन पूछा जा रहा था क्या कि किस बल देना चाहिए, योगात्मक आकलन को किस पे बल देना चाहिए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने पर बल देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर क्वेश्चन। वन ऑफ द मेन लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस इज, मतलब विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा क्या है, तो परियोजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड आप सभी को पता है ना। बच्चे यहाँ पे कॉपरेशन में, है ना, एक दूसरे के सहयोग से क्या करते हैं, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में रियल लाइफ प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, एक लिमिटेशन पूछा जा रहा है ना, मतलब निगेटिव ऑप्शन आपको छांटना है। विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है ना, या फिर साइकोलॉजिकल मेथड है ना, ये जो है मनोवैज्ञानिक पद्धति है, या फिर नॉलेज इज नॉट एक्वायर्ड इन द सिक्वेंशियल मैनर, मतलब ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता है, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ कंसेप्ट इन वेरियस सब्जेक्ट कैन बी अचीव्ड, मतलब विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं को के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें से लिमिटेशन कौन सा है, लिमिटेशन कौन सा होगा, तो वैज्ञानिक पद्धति है, मनोवैज्ञानिक पद्धति है, ये ऑप्शन बिल्कुल अपने आप में सही है कि प्रोजेक्ट मेथड क्या है, एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है, साइंटिफिक मेथड होता है आपका, साइकोलॉजिकल मेथड है आपका। नेक्स्ट है क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता ज्ञान को, इसको देखते हैं। और नेक्स्ट है विभिन्न विषयों के संकल्पना को एकीकरण करके, बिल्कुल सही बात है, जब बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें बिल्कुल सभी विषयों के संकल्पनाओं को, कंसेप्ट को एकीकृत कर करके, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है ना। यहाँ पे जो बात बोल रहा है कि अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। फ्रेंड्स, जब वहाँ पे बच्चे जो हैं कोऑपरेटिव मेथड से वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर करके एक दूसरे के साथ, है ना, वर्क कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो कैसे अधिक मात्रा में मानसिक कार्य करना पड़ेगा या फिर शारीरिक कार्य करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसका लिमिटेशन है।
ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, ये लिमिटेशन हो सकता है। यहाँ पे आप 3 पे भी जा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स 3 नहीं होगा, ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता है। मतलब ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड में ऐसा नहीं है कि आप क्रम से ही किसी भी सॉल्यूशन को करते हैं। कुछ भी आप रियल लाइफ सॉल्यूशन जो है लेकर के बैठ जाते हैं कि हाँ भाई इतना पॉल्यूशन लेवल कैसे बढ़ रहा है या फिर क्यों इतना कम हो रहा है ना, इस सब चीज़ों पर आप करते हैं। तो क्रमिक रूप से अर्जित नहीं होता है। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, है ना, तो सीक्वेंस रिसर्च में होता है कि सबसे पहले आप फॉर्मुलेशन करते हो प्रॉब्लम का, उसके बाद आप हाइपोथेसिस जो कि आप परिकल्पना होता है उसको आप करते हो, फिर डिज़ाइन बनाते हो, फिर डेटा कलेक्शन, फिर एनालिसिस और लास्ट में कंक्लूजन। तो वहाँ पे आपका यूज़ होता है। लेकिन परियोजना पद्धति में एक जरूरी नहीं कि एक सीक्वेंस फॉलो हो। ठीक, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, असेसमेंट इन साइंस शुड फोकस मोर ऑन टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू। विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की डैश की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। तो असेसमेंट इन साइंस किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? स्टेट द फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस करेक्टली, मतलब विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने के ऊपर इस पर ज़्यादा बल देंगे बच्चों को कि बच्चा बिल्कुल एकदम तथ्य और सिद्धांत को सही रूप से बताए। या फिर अप्लाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट टू एन अनफैमिलियर सिचुएशंस इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन की जो अपरिचित परिस्थिति है ना, उसमें संकल्पनाओं को की समझ को व्यवहार में लाए। जो भी परिस्थिति नया आता है उसमें जो भी अपना कंसेप्ट है उसको क्या करे, है ना, कंसेप्ट की समझ को उसको अपने बिहेवियर में, अपने जो है एवरीडे लाइफ में जो है उसको क्या करे, यूज़ करे। और लास्ट तीसरा है आपका आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चन, मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर देने। या फिर बी सफिशिएंटली इक्विप्ड फॉर हायर लर्निंग, मतलब उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से क्या हो जाए, सक्षम होना। विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की किस योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल देना चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मुक्त अंत वाले प्रश्न। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। जो आपका क्लोज एंडेड होता है ये आपका क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन के एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो क्लोज एंडेड होता है, क्लोज एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कौन सा आता है, जो आपका MCQ हो जाता है ना, जिसमें ये जो है 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। जैसे ये आपका जो क्वेश्चन है क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है आपका है। इसी तरीके से जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन होता है, मैचिंग वाला जो होता है, ये सभी क्या है आपका क्लोज एंडेड, जहाँ पे एक ही आंसर होता है ना। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो आपका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जिसमें आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं, है ना, तो ये आपका होता है। तो यहाँ पे एक से अधिक आंसर होते हैं, क्या इस पे बल देना चाहिए बच्चों को? या फिर दैनिक, तो ये तो आपका होगा नहीं, क्या बिल्कुल तथ्य और सिद्धांतों को सही सही बताए, इससे आप आकलन करेंगे बच्चों का, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बच्चा कौन आपका, ये सबसे बेहतर क्या है कि बच्चा जो है दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं को बेहतर समझ कर सके। जब हम आपको NCF पढ़ाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे NCF बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया है कि बच्चा अपने दैनिक जीवन में क्या करे, जो भी संकल्पना समझा है उसको बेहतर यूटिलाइज कर ले। ठीक, तो सबसे बेहतर आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बेहतर है। तो ये हुआ आपका साइंस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी आपके आंसर आए हैं वो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें फ्रेंड्स। वीडियो को अगर पसंद आया तो आप लाइक करें, है ना, शेयर भी करें अपने फ्रेंड से। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो अगला जो आपका क्वेश्चन का सीरीज़ होगा वो लेकर के। तो तब तक के लिए बने रहें फ्रेंड्स, वीडियो पे, चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि।